बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताएंगे आपको कि कृषि जगत में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कुछ सफल किसानों, सफल उद्यमियों से, और फिर सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में नीति आयोग ने गौशालाओं में सुधार पर विशेष ध्यान देने, साथ ही जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और प्रचार पर टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कुछ खास है इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। नीति आयोग में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं प्रचार पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार कृषि डॉक्टर नीलम पटेल, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा, जो प्राकृतिक खेती है वो अभी इन्फेंसी स्टेज में है, मतलब वो बहुत अभी यंग स्टेज में है। जब उसकी हम पूरी तरह से उसको एक जो उसका रूप है विकसित वाला उसमें ले जाएंगे और तब हम खर्चे इकोनॉमिक प्राइसेस पे कंपेयर करेंगे। अब केमिकल में यह है कि जो यूरिया का बैग देश को 1100-1200 रुपये का पड़ता है, वो खर्चे में हम लगाते हैं 270 रुपये। समझे आप? हाँ 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 हाँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यदि हम उनको हटा के इसका एक कंपैरिजन करें, तब मुझे ऐसा लगता है कि जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है उसमें कोई इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। रादर नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा सा एज मिल जाता है सस्टेनेबिलिटी की वजह से। ठीक है, ये एक आस्पेक्ट है। दूसरा ये आस्पेक्ट है कि हमने इस रिपोर्ट में ना ही कभी और केमिकल को 100% रिप्लेसमेंट करने की कभी बात नहीं की। ऐसी हमने जो बात की है कि इनका 3 तरह की एग्रीकल्चर देश में चलेगी। एक ये है जो केमिकल ही यूज़ करते हैं, दूसरे ये है जो केमिकल बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते, तीसरे वो हैं जो दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया जाए। ज़रूरत पड़ने पे केमिकल को भी यूज़ करें, जब तक हमारी नेचुरल फार्मर की साइंस इतनी एडवांस ना हो जाए कि जो यील्ड पेनल्टी कहते हैं आती है, अंदाज़ा है कि 35% एवरेज यील्ड पेनल्टी आ जाती है जब आप शिफ्ट करते हो। लेकिन साइंस के थ्रू हमने जो नीति आयोग में इंटरनली सोचा है कि रोड मैप क्या होना चाहिए, तो हमारे रोड मैप में हम ये कहते हैं कि 2030 तक हम देश का 25% एरिया यदि नेचुरल फार्मिंग में ले आते हैं तो कोई फूड सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। ठीक है,
थ्रेट नहीं है, लेकिन तब हम फिर उसको रीअसेस करें कि क्या इस नेचुरल फार्मिंग में हमने इस तरह की साइंस लगा दी, केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह बायो फर्टिलाइज़र हो गया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया, तब हम इसको रिव्यू करें कि अब हमारे पास उसके अल्टरनेटिव आ गए, तब हम उसको 25% से फिर 50% तक और आगे ले जाने का सोचें। उत्पादकता के बहुत से ऐसे स्टडीज़ हैं, एक नहीं है, तो मैंने आपको एवरेज आंकड़ा दिया है जो स्टडी कहती हैं कि जब आप शुरू में शिफ्ट करते हो तो कोई 30 से 35% नेचुरल फार्मिंग में एवरेज यील्ड पेनल्टी आती। मैसेज ये है कि देश के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देश के लिए ह्यूमन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी और जो फूड की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ग्रोथ के साथ साथ इन चीज़ों को भी वेटेज देना चाहिए। अब हम इस स्थिति में हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में भी चिंता करें, और यदि हमें इन चीज़ों की भी चिंता करनी है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, हमें हेल्दी फूड चाहिए, हमें क्वालिटी फूड चाहिए, हमें इस तरह के फूड नहीं चाहिए जिनका कोई लिंक हेल्थ के लिए एडवर्स बनता हो, तब ये ज़रूरी है कि हम जो बायो इनपुट हैं, ऑर्गेनिक इनपुट हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ावा दें और जो केमिकल हैं उनका उपयोग धीरे धीरे कम करें। ये मैसेज है। और उसे करने के लिए हमें जो हमारी जो लाइव स्टॉक वेल्थ है, जिसमें गौशाला बहुत बड़ा एक हमारा एसेट है, उसको हमें इंटेग्रेट करना चाहिए। इस अवसर पर नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार कृषि डॉक्टर नीलम पटेल ने कहा, देखिए, आप देखते हैं कि हमारे देश में जो मिट्टी में है उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन कम होने का मतलब है कि मृदा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरा है कि हमने हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा खादों का उपयोग किया, पानी का उपयोग करते हैं, पानी भी हमारी खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब क्या है, हमारे ज़्यादातर किसान छोटे और मध्यम हैं। अगर वो किसान हमारे छोटे और मध्यम ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती करना चाहें तो उनको समस्या होती है इनपुट उनको कहाँ से मिले। तो हमने टास्क फोर्स में ये प्रयास किया कि जो हमारी गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं पर ही इस जो इनपुट चाहिए हमारी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए वहाँ बने और उन्हीं गौशाला से किसान अपना ले जाएं। तो हो गया क्या, गौशाला को इनकम होगी, वो इनपुट बनाएंगे, किसानों को फ़ायदा होगा कि उनको क्वालिटी इनपुट जब चाहिए उनको उपलब्ध रहेगा, उनको घर पे बनाना नहीं पड़ेगा। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे गौशाला में समस्या होती थी उनका खर्चा कैसे निकले, उनका जो जो गोबर है, गौमूत्र, इसका प्रयोग कैसे हो। और किसान कहते थे कि हमें इनपुट नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से हमें मुहैया करें। तो इससे ना ये सब अभी समस्या का हल इससे हो जाएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता क्या है कि अभी तक जो गौशालाएं हमारी हैं, वो हमारी गौशालाएं में लोग अपने श्रद्धानुसार चंदा देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी गौशालाएं चलती हैं। लेकिन कुछ राज्य सरकारें भी 30 रुपया 40 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देती हैं, बहुत सारी राज्य सरकारें दे रही। लेकिन आप ये समझ लीजिए 30 या 40 रुपये से प्रतिदिन उनका खर्चा नहीं चलने वाला। तो कैसे करें, हम ऐसा करें, बीच का रास्ता ढूंढें कि सरकार जो दे रही है उधर, लेकिन जो हमारे गौशालाओं से निकलता है गोबर है, गौमूत्र है, इसका हम उपयोग खेती में करें तो क्या होगा, खेती की लागत कम होगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और दूसरी बात है, गौशालाओं में जब इनकम बढ़ेगी तो जो आपने बात करी इनका रख रखाव है, देख रेख है। अभी आपने देखा वेस्ट टू वेल्थ क्या है कि आपके पास अगर गोबर है और आपके पास गौमूत्र है तो आप इसका प्रयोग करके सीबीजी बना लीजिए, गैस बना लीजिए, जो स्लरी निकलती है उससे बायो फर्टिलाइजर बना लीजिए, इससे जो पानी निकलता है उससे आप नेचुरल फार्मिंग के लिए घन जीवामृत और बीजामृत बना लीजिए। तो क्या है, आपको पूरी सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये जो समस्या है कि हमारे किसान भाई या गौशाला के लोग जो परेशान होते हैं, गौशालाओं की जो मतलब जानवरों की देख रेख में जो पैसा लगता है, इससे उनको थोड़ा आय का स्रोत बढ़ेगा। और इससे हमारी बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे हमारे जानवरों की दशा जरूर ठीक होगी और इसके साथ साथ हमारी खेती में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने कहा, जैसा सबको विदित है कि वर्ष 2015-16 से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 2 स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं पूरे देश में, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए है। और इन दोनों स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन से हम लोगों ने ये देखा है करीब 8.5 लाख जो किसान भाई हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं। और हमारा जो एरिया है वो भी करीब 8.5-9 लाख हेक्टेयर ऑर्गेनिक का बढ़ा है।
उसके साथ में जो ब्रॉडर पिक्चर में देना चाहूँगा, पूरे देश में करीब 47 लाख हेक्टेयर एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में आज के डेट में है। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान बहुत तरह के जो इनपुट यूज़ करते हैं, उसमें गौशालाओं से और गाय से आने वाले इनपुट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ ही 2019-20 में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत करीब 4 लाख से ऊपर क्षेत्र है 9 राज्यों में जिसमें प्राकृतिक खेती की जा रही है। उसके साथ ही गत साल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए किसानों का आह्वान किया था और उसकी भी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि गंगा के क्षेत्र में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत खेती का विस्तार हुआ है। उसके अलावा करीब 4 लाख हेक्टेयर पूरे देश में क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक खेती का विभिन्न राज्यों में विस्तार हुआ है। और ये स्कीम आ रही है, स्कीम के साथ जो नेशनल मिशन है उससे और ये क्षेत्र का फैलाव होगा। जो विभिन्न तरह के स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंसेस हम लोग कर रहे थे, जो राज्यों में जाके किसानों से वार्तालाप कर रहे थे और मंत्रालय स्तर पे विभिन्न विभागों से भी बातचीत हो रही थी, उसमें एक बात बहुत अच्छे से उभर के आ रही थी कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास जो बायो इनपुट है, खासकर जो गोबर से और गौमूत्र से बनने वाले विभिन्न आदान हैं, उनको बनाने के लिए बहुत बार वो सक्षम नहीं है, उनके पास मवेशी नहीं है, तो उनको समस्याएं आ रही थी प्राकृतिक खेती को अपनाने में। तो इस बार के बजट में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके तहत पूरे देश में 1 करोड़ किसानों का जुड़ाव प्राकृतिक खेती से किया जाएगा। पूरे देश में 15,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनेंगे नेशनल फार्मिंग स्कीम के अंतर्गत। और ये जो स्टैंडर्ड्स की बात है, ये जो टास्क फोर्स ने कार्य जो किया है, आई थिंक इस कार्य से ये बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को अपनाना, गौशालाओं को इनकरेज करना कि वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर चलाने के लिए आगे आए। साथ ही जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो गांव में काम करती हैं, पशु सखी हैं, कृषि सखी हैं, NRLM के अंतर्गत और विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत ग्राम स्तर पे जो लोग हैं वो अगर इस तरह की कोई क्रियाकलाप करना चाहते हैं जिससे प्राकृतिक खेती का फैलाव बढ़ेगा, उसमें काफ़ी योगदान मिलेगा। और ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज करने की बात इस रिपोर्ट में हुई है। और साथ में मैं ये भी सोचता हूँ कि जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में भी आपने रिकमेंड किया है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के जो इंक्लूडेड नहीं है। अभी तक फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में 10 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्लूडेड, 10 ग्रुप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूडेड हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर को हम समय के साथ उसमें बदलाव लाने के लिए रिविजिट करेंगे और जो जीवामृत है, घनजीवामृत है, तरह तरह के आदान जो कि बताए गए हैं जो गौशालाओं से आएंगे, उनको भी FCO में लाने की कार्रवाई आगे हम लोग लेके जाएंगे। मुझे लगता है ये पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत जो गौशालाओं की इकोनॉमिक जो स्थिति है वो तो इससे सुधरेगी, वो सस्टेनेबल बनेंगे, परंतु साथ ही प्राकृतिक खेती को अपनाने में बहुत बल मिलेगा। किसान भाइयों बहनों, तो ये थी हमारी एक विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको कार्यक्रम में दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में कई ऐसी मिसालें हैं कामयाबी की जिनकी दास्तान जानना बहुत ज़रूरी होता है। उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है ताकि हम भी खेती किसानी को और उन्नत बना सके। हमारे सेगमेंट में अक्सर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसानों से, सफल उद्यमियों से। तो फिर आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही कुछ कामयाब किसानों और उद्यमियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पूसा संस्थान के द्वारा इनोवेटिव फार्मर का आज जो पुरस्कार दिया गया है, मैं पूसा संस्थान का उसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। दूसरा ये है कि हम लोगों को जो ये दिया गया है और जैविक कृषि के ऊपर दिया गया है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मर हैं, सेब अन्य फ्रूटों पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग मसालों पे काम कर रहे हैं और सब्जियों पे काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे 2020 के अंदर एक धनिया की वैरायटी डेवलप करी, लोकल वैरायटी को डेवलप किया और वो उस वैरायटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसको स्थान मिला, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसको स्थान मिला। उसके बाद हम लोगों ने उस पर और ज़्यादा काम किया। उस बीज के संवर्धन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूसा के अंदर PPBFRA है, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी फार्मर राइट एक्ट, उसके तहत उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और मुझे उम्मीद है जल्दी रजिस्ट्रेशन हमारे नाम हो जाएगा। उसकी खासियत ये कि उस धनिये के बीज में अगर हम किसान कच्चा धनिया के रूप में उसको मार्केट में बेचेगा तो उसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उससे वो ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकता है। और बीजों के रूप में भी हमारे प्रति प्लांट जो है उसमें बीज का उत्पादन अन्य धनिया की वैरायटी से बहुत अधिक है। 200 ग्राम, 300 ग्राम, कुछ पौधों के अंदर तो 500 ग्राम भी बीज पाया गया, जिससे हम लोग मसाले का काम बहुत अच्छे ढंग से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। उसी से प्रेरित होकर के हमारे एक बड़े भाई TC उप्रेती जी हैं, रमा उप्रेती जी हैं, मेरी पत्नी शांति उप्रेती जी, हम सब ने एक कंपनी बनाई कि उन्हें पहाड़ के जैविक उत्पादों को देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए और जैविक कृषि का यहाँ पर प्रचार और प्रसार किया जाए। तो हम लोगों ने 2020 में एक कंपनी बनाई है दीर्घायु हिमालयन ऑर्गेनिक्स। तो उसके तहत हम लोग पहाड़ के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे मसाले हों, हमारे हरी मिर्च हों, हमारी दालें हैं, चाहे हमारे राजमा है, गहत है और हमारे भट्ट हैं, गिर गाय का घी है, केल है। हम लोग आप देख रहे होंगे ये मल्टीग्रेन आटा भी बना रहे हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे हमारे पहाड़ का जो परंपरागत गेहूं जो प्राकृतिक रूप से गेहूं को उगाया जाता है और इसको हम पीसते हैं किसमें घराट के अंदर, जो पहले पंचक्की जिसको बोलते हैं, और इसमें हम कुछ अपने खेतों में इस तरह के जैसे हम केल डाल दिया या इसमें हम लोगों ने जौ डाल दिया या इसमें हमने रागी मटुआ, क्योंकि मिलर मडुआ भी हम लोग बहुत उगा रहे हैं, डाल दिया। तो इस तरह से सुपर आटा रूप में हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा हम लोगों को यहाँ पर रिज़ल्ट हम लोगों को देखने में आ रहा है। और उसी तरह से आप देख रहे होंगे हमारे पास चाहे शहद हो, घी हो, अचार हो, पहाड़ के जितने भी उत्पाद हैं, तो ये पूर्ण रूप से जैविक हैं। इसके तहत सबसे बड़ी बात क्या, हम लोगों ने, क्योंकि जैविक के इस वक्त पूरे देश के अंदर, देश और दुनिया के अंदर जैविक उत्पादों को थोड़ा सा प्रमोट करने की आवश्यकता है, तो उसी दिशा में हमारे किसानों को भी हमने जागरूक करने का, एक ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। हमारी जो कंपनी है दीर्घायु हिमालयन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लोगों ने कुछ किसानों को चिन्हित किया है, क्लस्टर के रूप में उनको खेती करने को बोलते हैं और उनको ये हम समझाने का कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आप जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में देखा जाता है हम लोग ज़्यादातर जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती करते हैं, एक तरह से वो पूर्ण रूप से जैविक किसान हैं, लेकिन उनका प्रमाणीकरण नहीं हो पाया, सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया, किसान को इस बात की जागरूकता नहीं है। तो हमारी जो दीर्घायु जो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है वो किसानों को ट्रेनिंग देने का काम भी करती है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का भी काम करती है। उसके बाद उनके उत्पाद को बायबैक करने का भी काम करते हैं, जिससे उत्पाद को हम फिर प्रोसेस करते हैं और फिर उसको मार्केट में हम इस तरह से दीर्घायु हिमालयन ऑर्गेनिक के तरीके से लाने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो कंपनी है किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ एक अच्छी मार्केट देने का भी काम कर रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम उत्पाद बेच सकते हैं। हम अपने ही उत्पाद नहीं, अपने और जो किसान भाई हैं जो पूर्ण रूप से जैविक, जो जिनका प्रमाणीकरण हो चुका है, सर्टिफिकेशन हो चुका है, उनके उत्पादों को भी अगर हम लोग यहाँ पे बेचते हैं। तो इसीलिए इन्हीं, क्योंकि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जैविक कृषि में काम करने के लिए, फल उत्पादन के लिए जो IARI है उन्होंने इस बार हमारा जो चयन किया है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के लिए, और हम लोग यहाँ पर मेले में भी इस बार आए हैं और अन्य मेलों में भी हमारी कंपनी जाती है और कई प्लेटफॉर्म पे हम अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे,
और काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे हम बेच रहे हैं। उसके अलावा कई हम डिस्काउंट को दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्टोर्स हैं ऑर्गेनिक के, उनको अपना माल बेच रहे हैं। अपने किसान और भाइयों का भी माल हम लोग बेच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारे दीर्घायु हिमालयन ऑर्गेनिक्स का सिर्फ अपने आप को समृद्ध करना नहीं है, किसान को उसके बताने, जैविक के फ़ायदे बताने के, किसान को उसके ट्रेनिंग देने के बाद कैसे उसकी वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे उसका मुनाफा बढ़ सके, कैसे उसकी आमदनी दुगनी हो सके। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कैसे किसान की आय दुगनी हो, तो वही एक साधन तरीका है मेरे हिसाब से जैविक कृषि का, जिसमें कम जोत होते हुए भी हम अपने किसान की आय को दुगनी कर सकते हैं। और उत्पादन भी हम अगर सही से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और सही से खाद बीजों का प्रयोग किया जाए तो हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और देश के लोगों को एक अच्छा हम स्वास्थ्यवर्धक भोजन दे सकते हैं। कैंसर, अन्य तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, उनसे इस देश को मुक्ति भी दिला सकते हैं। तो मैं आज इस मेले के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिल के जैविक खेती को करें, केमिकल फार्मिंग से दूर रहें, थोड़ा दूरी रखें जितने भी जो हानिकारक केमिकल हैं, और गौ आधारित हम लोग खेती करें। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम हर मौसम में अलग अलग फसलों का चयन करते हैं। ऐसे में अगर हम उसका पहले से ही बीमा करवा लें तो प्राकृतिक आपदा के चलते यदि हमें कोई नुकसान भी होता है तो सही समय पर उसकी भरपाई हो सकती है। तो क्या रहती है बीमा करवाने की पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है।
ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।